बच्चों, आज हम आप लोगों को अगली कविता भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद के बारे में बताएंगे। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र छायावादी काव्यधारा के कवि थे। उनका जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनको 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया। वे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य किया। सन 1952 से 55 तक हैदराबाद में प्रकाशित लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका कल्पना का संपादन किया। वे आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रम से जुड़े रहे। उन्होंने साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन के गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से सुशोभित किया गया। सन 1985 में मिश्र जी का निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं गीतफरोश, खुशबू के शिलालेख, सनपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित है, दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मिश्र जी की कविताओं की सहजता, सादगी और ताजगी पाठकों के हृदय को छू लेती है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी। उन्होंने जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना को अपनाया है। बोलने का लहजा और नाटकीय उतार चढ़ाव ने उनकी रचनाओं को सहज संवेग बना दिया है। उनकी कविता घर की याद के बारे में अब हम बताएंगे आप लोगों को। सावन का महीना शुरू हो गया। आज पानी की झड़ी लगी हुई है। लगातार बरसात हो रही है। पानी बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा है। सारी रात बरसात होती रही। अधिक बरसात होने के कारण मन की कल्पनाएं और प्राण उसी में केंद्रित हैं। सांसें उसी में अटकी हुई हैं। ऐसे में कवि को अपने घर की, अपनी परिवार के सदस्यों की बहुत याद आ रही है। उसका घर उसकी आंखें के सामने घूम रहा है। उसका घर यद्यपि जेल से बहुत दूर है, फिर भी खुशियों से परिपूर्ण है। घरों में हर तरह की सुख और खुशियाँ हैं। घर में 4 भाई रहते हैं। ससुराल से बहन आई हुई थी। उन सब की उसे बहुत याद आती है। बहन अपने पिता के घर सुख पाने आई थी, लेकिन वहाँ उसे अपने भाई के जेल के जाने का समाचार मिला तो वो दुखी हुई। कवि का घर पर न होना सभी को मानसिक कष्ट दे रहा है। सुख से परिपूर्ण घर दुख से भर गया था। घर की याद आते ही उसे यह भी याद आया कि घर के सभी सदस्य इन दिनों इकट्ठे हुए होंगे। सावन के महीनों को मानने के लिए सभी जुड़े होंगे। देखा जाए तो साल में इतने लोग कब जुड़ पाते हैं। चारों भाई और बहन, चारों बहनें घर में इकट्ठे होंगे। कवि के भाई कठिनाइयों में हमेशा साथ देने के कारण उनकी भुजाएं हैं और बहनें स्नेह की साक्षात मूर्ति हैं। बहनों के ने उसे बहुत प्यार दिया है। दूसरे पद में कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ हैं और उन्हें मेरे कारण बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मानो दुखों ने ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। मेरी माँ भले ही पढ़ लिख ना सकती हों, लेकिन उन्होंने मेरे दुखों का सदैव बांटा है। उनकी गोद में सिर रखते ही मेरे सारे दुख मिल जाते थे। दुख का कोई एहसास नहीं होता था। ऐसा लगता था कभी दुख से सामना ही नहीं हुआ। मेरी माँ ममता का स्रोत थी। कारावास में उनके न होने पर भी उनके स्नेह की धारा का प्रसार मुझ तक पहुँच रहा था। अंतर्मन में उनके स्नेह को याद कर कारावास में भी दुख कुछ कम हो जाते हैं। उन्हें लिखना नहीं आता, उन्हें नहीं तो प्रतिदिन मैं उनके लिखे पत्र प्राप्त करता। कवि अपने पिता के विषय में बताते हैं कि पिताजी उम्र में चाहे बड़े हो गए हों, किंतु मन से वे बूढ़े कभी नहीं हुए। वे पल भर के लिए भी उत्साहहीन नहीं हुए। वे हमेशा कर्मठ और उत्साही रहे हैं। अभी भी उनमें इतनी शक्ति है कि दौड़ दौड़ कर काम करते हैं। अभी भी वे युवाओं की भांति खिलखिलाकर हंसने की इच्छा और उत्साह रखते हैं। जीवन के दुखों ने उनको निराश नहीं होने दिया है। पिताजी इतने बहादुर हैं कि मौत के सामने आने पर भी उसका सामना करने में पीछे नहीं हटेंगे। उनके आगे बढ़ते कदमों को मौत का भय भी नहीं रोक पाया। यदि साक्षात शेर उनके सम्मुख आ जाए तो वीरतापूर्वक उससे संघर्ष करेंगे, डर कर भागेंगे नहीं। बादलों की घोर गरज के समान उनकी आवाज़ बुलंद है। आवाज़ में निडरता और भक्ति की गूंज है। उनके कार्य करने की फुर्ती इतनी तीव्र है कि तूफान का वेग भी
उनके सामने तुच्छ लगने लगता है। वे प्रत्येक कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर डालते हैं। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि आज लगातार वर्षा की झड़ी लगी हुई है और पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे। हमेशा की तरह उन्होंने अपने दिनचर्या का आरंभ गीता पाठ से किया होगा। उसके बाद 260 बार दंड बैठक लगाई होंगी। उसके बाद मुगदर हिलाकर उसकी मुठ मिलाई होंगी। व्यायाम करने के बाद जब वे नीचे कमरे में आए होंगे तब मुझे याद करके उनकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए होंगे। अपने पिता को याद करके कवि इतने प्रभावविह्वल हो गए कि बार बार बरसते हुए पानी को देखते और घर की को याद करके व्याकुल हो जाते। बार बार घर और पिता का चेहरा उनके सामने घूम रहा था। कवि कहता है कि मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे भाई संकट के समय और आवश्यकता पड़ने पर मेरी भुजाओं के समान सहायता करते हैं। उनका मुझे बहुत सहारा है। मेरी बहनें मुझे बहुत स्नेह करती हैं। वर्षा की इस झड़ी के समय वे या तो खेल रहे होंगे या फिर खड़े होकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे होंगे। ऐसे में जब पिताजी की नज़र उन पर पड़ी होगी और उनमें मुझे न पाकर उनका मन बहुत बेचैन हुआ होगा। मेरी कमी उन्हें बहुत खली होगी। पिताजी जो मन से कभी बूढ़े नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए, उन्होंने अपना चेहरे पर कभी दुख की एक रेखा नहीं आने दी। आज उन्हीं की आंखों से 5वें का नाम लेकर आंसू बरसने लगे होंगे। जिन पर दुख का कोई प्रभाव नहीं होता था वे मुझे याद कर लगातार रोते रहे होंगे। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि 5वां व्यक्ति मैं हूँ जिसने उनको दुख दिए हैं। उन्होंने ऐसा बेटा पाया कि मैं ऐसा भागा हूँ क्योंकि मेरे कारण ही पिताजी को दुख मिला। पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे, अर्थात मुझे चारों भाइयों में सबसे बड़ा भाग्यशाली और प्रतिभावान मानते थे। उन्होंने सबसे अधिक प्यार मुझे ही दिया है। लेकिन आज के सुहावने मौसम में उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा तो उन्होंने अपने 4 बेटे कपूत लगे होंगे। पिताजी ने मेरे अभाव में उन चारों बेटों को भी अपना प्यार नहीं दे पाए होंगे। जब पिताजी मेरे विषय में विचार कर भावुक हो उठे होंगे तो माँ ने उनके धैर्य बंधाया होगा। माँ ने उन्हें ढाढ़स देते हुए कहा होगा, आप आंसू मत बहाइए, हमारा बेटा भवानी तो शुभ कार्य के लिए जेल गया है। इन शब्दों ने पिताजी के दुख को बहुत कम कर दिया होगा। माँ ने यह भी बताया होगा कि मैं उनकी इच्छा को समझकर, उनके महत्व को समझकर ही देश सेवा की ओर बढ़ा हूँ। बेटे ने पिता की इच्छा को मानकर जेल जाना पसंद किया तो यह उसने ठीक काम ही किया है। उसने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाकर अच्छा काम किया है। अगले पंक्ति में फिर कवि ने कहा है कि माँ ने कहा होगा कि हमारा बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेता है और जेल जाने से पीछे हटता तो वह मेरे दूध को लज्जित करता, माँ बाप के नाम को बट्टा लगाता, परंतु जेल जाकर उसने हमारे नाम को रोशन किया है। इस तरह से माँ ने पिताजी को समझाया होगा ताकि वे भावुक होकर रो न पड़े। यदि वे रोने लगेंगे तो घर के सब प्राणी रोने लगेंगे। माँ ने पिताजी से कहा होगा कि तुम दुखी और व्याकुल मत हो, मन दुखी हुआ तो सारा घर दुखी हो जाएगा। पिताजी ने माँ से कहा होगा कि वे रो नहीं रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने कई तरह से अपना मन समझाया होगा। पता नहीं मन ही मन कितना दुख सहा होगा। दूसरों को दिखाने के लिए ऊपर से शांत बने रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा कि मैं बिल्कुल भी अधीर नहीं हो रहा हूँ। दुख के सहने की उनमें अपार क्षमता है। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे आनंद प्रदान करने वाले सावन के महीने, तुम मुझे मेरे पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए हो। कवि तुम चाहे कितना बरस लो, लेकिन कुछ ऐसा करना कि उन्हें मेरी याद न सताए और वे आंसू न बहाएं। वे अपने 5वें बेटे के लिए बिल्कुल न तरसें। उनसे कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस यही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ और कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह कमी सबसे बड़ी कमी है। इसी कमी के कारण जेल में रहना अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती, वहाँ की सभी सुविधाएँ फीकी लगती हैं। अगले पंक्ति में कह रहे हैं कवि कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी के पास जाकर मेरे दुखों का बखान मत करना। उन्हें यह न कहना कि मैं घर की कमी अनुभव कर रहा हूँ, मुझे यहाँ सब कुछ फीका फीका लग रहा है। तुम उन्हें धैर्य बंधाना, उन्हें कहना कि मैं कविता लिखने में लगा रहता हूँ। उनसे कहना कि मैं नियमित रूप से अपना अध्ययन कार्य कर रहा हूँ। उन्हें यह कहकर तसल्ली देना कि मैं बेकार और दुखी नहीं बैठा हूँ, मैं यह सब दुख भुलाकर
काम करने के में लगा रहता हूँ। मैं यहाँ सब ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे मेरा बड़ा नाम होगा, मुझे यश की प्राप्ति होगी। यहाँ के सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए वे मेरे अभाव में दुखी न हों। उनसे कहना कि मैं यहाँ सुख आनंद से रह रहा हूँ। मेरा सारा समय चरखा काटने में बीत जाता है। यहाँ मेरा वजन 70 सिर है। साथ ही मैं खाना भी खूब रुचिपूर्वक खाता हूँ। मैं यहाँ खेलता कूदता हुआ खूब आनंद मना रहा हूँ। दुखों का सामना करने में मैं समर्थ हूँ। हे सावन, उनसे कहना कि यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्हें यह मत बताना कि मैं यहाँ दुखी और उदास रहता हूँ। अंत में कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे दुखी पिता को मेरी वास्तविक मनस्थिति के विषय में कुछ भी मत बताना। अगर तुम्हें उन्हें सच्चाई बता दोगे तो वे दुख से पागल हो जाएंगे। उन्हें यह मत बताना कि मैं घर की याद में रात भर जागता रहता हूँ। मैं आदमियों से अलग रहकर अकेला ही रहता हूँ, बिता रहा हूँ। मुझे अकेले रहकर घर की याद करना अच्छा लगता है। हे सावन, पिताजी से यह मत कहना कि मैं यहाँ चुप रहता हूँ। यह भी मत कहना कि मैं इतने बदल गया हूँ। स्वयं को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। उनके आगे तुम कोई उल्टी पुल्टी मत बात कहना कि जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई संदेह हो जाए। यदि तुम उनके यहाँ की वास्तविकता के विषय में बता दोगे तो बहुत दुखी होंगे। हे हरे भरे सजीले सावन, हे आनंददायी सावन, हे मेरे पवित्र पुण्य कर्मों से प्राप्त सावन, तुम चाहे कितनी ही बरसात करो, लेकिन ऐसी कोई भी बात पिताजी से मत कहना जिससे वे दुखी होकर रोने लगें। पिताजी को ऐसा कुछ न कहना जिससे वे अपने 5वें बेटे से मिलने के लिए तरसने लगे। इस प्रकार यह कविता का यह अर्थ था। यह कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए थे और उन्हें घर की याद सता रही थी, उसी पर उन्होंने यह कविता लिखी है। बच्चों, इसे जो भी प्रश्न होंगे आप देख लेंगे, अगले दिन अगला अध्याय के साथ करेंगे।